दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जो कि जीएस वर्ल्ड का है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 1 जिसमें हम 75 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। और ये टेस्ट केवल उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि हर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन हर स्टेट के पीसीएस में पूछे जाएंगे, अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री तो जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो। अभी जो फरवरी में संभावित है परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 1 जीएस वर्ल्ड का हिस्ट्री। चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2, तो आपको जो है मिलान करना है। दोस्तों आपको मैं बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए आपको 4 में 2 याद है और 2 याद नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन आपको याद हों। चलिए देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस जो है ये बुक है। तो ये जो है विष्णुगुप्त किसका नाम है? चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त, जहाँ दिया हो कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है। तो ए का हो जाएगा 1। ए का क्या हो गया? 1। चचनामा किसने लिखा है दोस्त? ये जो है अली अहमद, यानी 1 का जो है ए का 1 हो गया, चचनामा बी का 2 हो गया। अष्टधाई किसने लिखा है? पाणिनि ने, यानी सी का हो गया 3। और वेद किसने लिखा है दोस्तों? वेद व्यास। तो ये बिल्कुल अरेंज है, ठीक है। अर्थशास्त्र का विष्णुगुप्त, चचनामा जो है अली अहमद, अष्टधाई जो है पाणिनि, वेद जो है वेद व्यास। तो ऑप्शन देखिए जिसमें 1 2 3 4 हो, तो ऑप्शन देखिए हमारा सी सही है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, हेरोडोटस यूनानी यात्री था, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, ह्वेनसांग चीनी यात्री था, इसने सियूकी नामक जो है ग्रंथ लिखा। तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, अलबरूनी अरबी इतिहासकार था, इसने तहकीकी हिंद नामक विवरण लिखा। तो तीनों ही पॉइंट ये सही है। अब देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही पॉइंट सही था। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? तो भारत में मक्का, तंबाकू, आलू ये लाने का श्रेय किसको है? ये है पुर्तगालियों का, याद रखिएगा। अब देखिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो है भारत में कौन आए थे। ये मैच करने के लिए भी दे देता है कि सबसे पहले भारत में 4 ऑप्शन दे देगा, अरेंज करने के लिए दे देगा कि इनको जो है आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आए थे पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल के लोग। पुर्तगालियों के बाद जो है अंग्रेज आए थे, यानी ब्रिटिशर्स। इसके बाद जो है डच आए थे इंडिया में। डच के बाद जो है डेनिश आए थे, और डेनिश के बाद जो है फ्रांसीसी आए थे, और फ्रांसीसी के बाद जो है लास्ट में आए थे स्वीडन कंट्री के जो है स्वीडिश। अभी देखिए जो पुर्तगालियों में सबसे पहले जो है वास्को डिगामा कब 1498 ईस्वी में जो है भारत आया।
अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से भारत में व्यापार करने के लिए आए। कब आए? 1600 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद डच कब आए? तो डच जो है 1602 ईस्वी में आए। डेनिस जो है 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश जो है सबसे बाद में 1731 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अब 4 देखते हैं। अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दशराग्य युद्ध का विजेता कौन था? दशराग युद्ध का विजेता कौन था? तो देखिए दोस्तों, ये है आंसर सही बी, सुदास जो है। क्या सही है? सुदास। दशराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है और यह युद्ध जो है परुष्णी नदी, जो वर्तमान में आपका रावी नदी है, इसके जो है तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हरा दिया था। इसीलिए जो है यह दशराज या दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए दोस्तों देखिए, अभी एक तरफ शासक और एक तरफ उनसे संबंधित अभिलेख है, जिसको आपको सुमेलित करना है। तो कलिंग राजा खारवेल किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल, तो ये जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। तो ए का क्या हो जाएगा? 1। साइड में लिखते जाइए। गौतमी बलश्री जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है नासिक अभिलेख से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय जो है एहोल अभिलेख से, तो ये बिल्कुल मैच करके ही दिया है। बंगाल शासक विजय सेन जो है देवपाड़ा अभिलेख से संबंधित है। किससे संबंधित है? देवपाड़ा अभिलेख से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा 4। तो दोस्तों ये बिल्कुल अरेंज है। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही होगा। 1 2 3 4 किस में दिया है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी टिक कीजिए। इसके अलावे कुछ इंपॉर्टेंट जो है अभिलेख देख लीजिए, जैसे कि स्कंदगुप्त अभिलेख। स्कंदगुप्त का अभिलेख कौन सा है? भीतरी एवं जूनागढ़ जो अभिलेख है स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है। तीसरा पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? आपको बताना है कि जो ऊपर कथन दिए गए हैं इनमें से जो है कौन सा सत्य है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट दिया था कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बिल्कुल सही है। जिस काल में लिखित विवरण नहीं है उसे जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। बिल्कुल, इतिहास उपलब्ध है लिखित रूप में, तो जो है इतिहास कहा जाएगा, जिसको हम बार बार दोहराते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट है आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लेख मिले हैं जिनको जो है अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका है, तो ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हमारे तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। आंसर सी हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 देखिए।
प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। जी बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल में कृषि स्टार्ट हुआ, पाषाण काल में जो है पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया, और वे लोग जो है आदिमानव जो लोग थे वो जो है अब पत्थरों को जला करके कच्चे मांस की जगह पके मांस का जो है प्रयोग करने लगे थे, और नवपाषाण काल में जो है कृषि भी वो पशुपालन शुरू कर दिए थे। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। जी, जब वो पशुपालन करने लगे, कृषि स्टार्ट कर दिए, तो एक जगह अस्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर दिए। तीसरा पॉइंट, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो तीसरा पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 8, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो ये जो है सिंधी भाषा में। आंसर बी सही है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में थी। ठीक है, सिंधु घाटी की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई है, और नहीं यह लिपि आज तक स्पष्ट जो है पढ़ी जा सकी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी सही है, उपयुक्त सभी, यानी ऊपर दिए गए तीनों ही स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 10 देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। दिशा का नाम है और उत्तर वैदिक शब्द दिए हैं। पूर्व, पूर्व को जो है उत्तर वैदिक शब्द क्या होता है? दिशा का नाम है पूर्व, जो हम अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूर्व को क्या कहते थे? प्राची। क्या कहते थे? पूर्व को जो है प्राची। ठीक है, ये मैच कीजिए। पश्चिम, पश्चिम को क्या कहते थे? प्रतीची। ये बिल्कुल अरेंज लग रहा है। उत्तर, उत्तर का जो है उदीची, और दक्षिण को वो लोग आवाची कहते थे। यानी कि सारे अरेंज है 1 2 3 4। ऑप्शन चेक कीजिए किस में। ऑप्शन ए में है? नहीं है। ऑप्शन बी में भी नहीं है। ऑप्शन सी में है, डी में नहीं है। तो ये एलिमिनेशन मेथड सी टिक कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है? ठीक है, तो किसको कहा गया है? ये जो है अर्थ को। निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है? तो इस अर्थ को कहा गया है। ठीक है, पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष प्लस अर्थ, जहाँ पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, और अर्थ का तात्पर्य लक्ष्य अर्थात विवेकशील मनुष्य द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। ठीक है, वेदों में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा? तो देखिए, धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का। तो ये 4 जो है पुरुषार्थों का वेदों में उल्लेख है। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ सी सही है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट, भक्ति की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अवेस्ता ग्रंथ में उल्लेखित अहुर मजदा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण था। अवेस्ता ग्रंथ में उल्लेखित अहुर मजदा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण था। यस, बिल्कुल सही है। ये प्राचीन काल इतिहास जो है इससे क्वेश्चन है। देखिए तीसरा पॉइंट, यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। जी, तो तीनों ही सही हैं। अब ऑप्शन देखिए, ए 1 और 2 दिया है, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, यानी आंसर डी सही हो गया। ठीक है,
अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। बिल्कुल। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी सही है। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। अब आंसर देखते हैं दोस्तों, कौन सा सही है। तीनों पॉइंट सही है ना। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा डी, जो है आपका आंसर डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या देखिए 14। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। वैदिक काल में देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। जो हवन यज्ञ ये सब किया जाता था, आह्वान किया जाता था देवताओं का, तो माना जाता था कि मनुष्य और देवता के बीच ये संबंध स्थापित अग्नि देवता की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। बिल्कुल, आप देखेंगे ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जो है बहुत बार जिक्र हुआ है, सबसे ज़्यादा बार, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सरस्वती नदी ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। तीनों ही पॉइंट बिल्कुल जो है सही है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है समता अकेडमी, तो आज ही करें, दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी टॉपिक कवर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी, आंसर सी जो है। प्रश्न संख्या 15, आपको मिलान करना है। देखिए, एक तरफ देवता हैं और उनसे संबंधित। पहला दिया है देव। देव जो है किस चीज़ के देवता थे, देव जो है आकाश के देवता। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 1। सोम, सोम जो है वनस्पति के देवता थे, तो बी का यानी सोम, बी का 2 हो गया। आश्विन, आश्विन जो है विपत्तियों को, दुखों को हरने वाले देवता थे, तो सी का 3। पूषण, पूषण जो है किसके देवता थे, पशुओं का, तो ये हो जाएगा डी का 4, यानी 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में है आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सी सही है। दोस्तों, परीक्षा में इसको टफ बनाने के लिए जो ऑप्शन ये दिए गए सामने सामने ऐसे नहीं रहेगा, ऊपर नीचे करके देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूर यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा। बिल्कुल, वैदिक काल तक ठीक था। वैदिक काल तक क्या था, काम के आधार पर बांटा गया था केवल। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि ये जन्म से निर्धारित होने लगा कि ठीक है, अगर कोई मान लीजिए धोबी का काम कर रहा है, तो वैदिक काल तक ऐसा फिक्स नहीं था कि उसका बच्चा भी वही काम करेगा, ऐसा नहीं है। काम बांटा गया था समाज में। लेकिन एक उत्तर वैदिक काल आते आते जो है काफ़ी चीज़ें जो है बुराइयां शामिल होने लगी, जातिवाद जो है चरम सीमा पे पहुंचने लगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई धोबी है, अगर उसका बच्चा है तो वो भी जो है धोबी कहलाएगा, उसको भी वही काम करना है, ये जन्म से निर्धारित होने लगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थी। तो चौथा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो 16 का आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, उपयुक्त चारों। 16 का डी सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 17। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ दर्शन और दाहिने तरफ जो है उसके प्रवर्तक। चलिए देखते हैं। लोकायत, लोकायत जो दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है बताइए। कमेंट कीजिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक भी नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायत, लोकायत जो दर्शन है इसके प्रवर्तक जो है कौन है, चार्वाक। तो ये बिल्कुल अरेंज है। सांख्य, जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक कपिल, बिल्कुल सही अरेंज है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो दर्शन है इसके प्रवर्तक बादरायण और वैशेषिक इसके जो है प्रवर्तक कणाद या उलूक हैं। इसी प्रकार जो दर्शन है पूर्व मीमांसा, ये देखिए पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक जैमिनी। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, पूर्व मीमांसा जो दर्शन है इसके प्रवर्तक जैमिनी। योग सभी को पता होगा, योग का कौन है बताइए, पतंजलि। पतंजलि जो है न्याय के जो है, जो न्याय दर्शन है इसके प्रतिपादक प्रवर्तक कौन है बताइए, गौतम। तो यहाँ दोस्तों चूंकि सभी अरेंज था, लोकायत के चार्वाक, सांख्य के कपिल, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक का कणाद या उलोक, यानी 1 2 3 4 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी सही है, 17 का ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित था। जी बिल्कुल प्रचलित था, पहला पॉइंट सही है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, ये भी पॉइंट सही है। स्त्री मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। बिल्कुल। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये पॉइंट भी सही है। इसके अलावा ये मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा, ये खेल भी खेलते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। चारों पॉइंट सही था, ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या 19 देखिए दोस्तों। प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वामप्रस्थ। यस बिल्कुल सही है। इसके बाद है परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। बाद में संन्यास भी जो है जुड़ गया। तो दोनों ही सही है। आंसर देखते हैं कौन सही हो जाएगा। ये देखिए सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिए। निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जो है किस धर्म से है, तो ये जो है हिंदू धर्म से है कि जैन धर्म से है कि मुस्लिम धर्म से है बताइए। तो मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। प्रश्न संख्या 21। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे नदी प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, डिटेल वीडियो देखना है तो ये हमारे चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पर जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य प्रशासन, काफ़ी डिटेल में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। नदी का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, ये हमें क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है। देखिए वितत्सा, वितत्सा जो है प्राचीन नाम है। अभी क्या बोलते हैं इसको, वितत्सा नदी को झेलम नदी। ठीक है, 51। अस्किनी, अस्किनी प्राचीन नाम है, वर्तमान नाम चिनाब। परुसड़ी, जो परुसड़ी नदी है उसको अभी क्या बोलते हैं, रावी।
कुरुम्ब, कुरुम्ब नदी को क्या बोलते हैं? कुर्रम। इसी तरीके से और भी बहुत सी प्राचीन काल की नदियां हैं जिनका नाम वर्तमान में अभी जो है अलग है, जैसे कि सदानीरा। सदानीरा जो नदी का नाम है ये प्राचीन है। अब इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं गंडक, गंडक नदी। ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका जो गोमती है, इसी तरीके से जो गोमती नदी है, गोमल को जो है हम गोमती, ठीक है, गोमल को जो है, गोमल को हम गोमती नदी। विपाशा, विपाशा को हम क्या बोलते हैं? अब फिल्म वाली विपाशा की बात नहीं हो रही है, विपाशा नदी। तो विपाशा, विपाशा को जो है व्यास नदी। थोड़ा बहुत मनोरंजन जरूरी है, नहीं तो बोर हो जाएंगे आप लोग। सतुद्री, सतुद्री जो प्राचीन नदी का नाम है, सतुद्री वर्तमान में क्या बोलते हैं बताइए? वर्तमान में जो है इसी को बोलते हैं सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? सभी अरेंज हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन सी में है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 22। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की जो है मान्यता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। सेकंड पॉइंट भी सही है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। तीसरा पॉइंट भी सही है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो चौथा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चूंकि सभी सही हैं तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सभी करेक्ट हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या है देखिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। तो बिल्कुल सही है, चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है, काफ़ी बढ़िया जो है, आप विजिटिंग प्लेस है, जाइए मौका मिले तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। पहला पॉइंट करेक्ट। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। सेकेंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। बिल्कुल जी हाँ, जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नय चंद्र था। तो ये पॉइंट भी सही है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो भाई सभी सही हैं, तो आंसर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 24 देखिए दोस्तों। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सबसे पहले किसको देखा? आपने ये स्टोरी जरूर सुना होगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ सालों के बाद कालदेव एवं कौंडिन्य साधु मिलने के लिए आए, और जब उन्होंने सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, और यह नाम आसित नामक ब्राह्मण ने रखा था। तो उन्होंने बोला कि यह बालक या तो एक बहुत बड़ा सम्राट, बहुत बड़ा राजा, या एक सन्यासी बनेगा। उनके पिता जब सुधोधन ये सुने काफ़ी दुखी हुए, और उन्होंने जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक राजकुमारी से शादी कर दिया, ताकि उनके पुत्र पारिवारिक जीवन, भोग विलास, सुख सुविधाओं में जो है व्यस्त हो जाएंगे, तो वे सन्यासी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। जबकि बचपन से ही अध्यात्म के तरफ जो है उनका ध्यान था। एक बार बिना जो है अपने पिताजी को बताए अपने सारथी चन्ना के साथ बाहर निकले,
तो जब वे एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, उन्होंने पूछा, चन्ना ये कौन है? तब उनके सारथी ने कहा, महाराज यही तो आपका भविष्य है। यह देखकर काफ़ी दुखी हुए सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को। इसके बाद जब आगे चले, बोले सारथी की हर आदमी जो है एक दिन बीमार होता है, ये दर्द से करा रहे हैं, खाट पे लेटे हुए बीमार हैं। फिर कुछ दूर आगे चले, देखे तो एक डेड बॉडी को, मतलब एक लाश को जो है दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यही जीवन का अटल सत्य है कि हर इंसान को एक दिन मरना है। तीसरा पॉइंट था ये। फिर आगे बढ़े, बड़े दुखी हुए कि यार तो फायदा ही क्या है जीने का। फिर आगे बढ़े, देखे कि एक भिक्षु जो है पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में है और चेहरे पर चमक है, प्रसन्नता नजर आ रही है। सारथी से पूछा कि ये कौन है? बोले कि ये तपस्वी महाराज हैं। बोले इन्हें जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का ध्यान लगाए हुए हैं और इन्हें सांसारिक मोह माया दुख सुख से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इन चीज़ों का उनके जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा और जो है एक रात अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके सन्यासी बनने के लिए वो निकल पड़े। तो चलिए, शॉर्ट स्टोरी हो गया। डिटेल में देखना है तो ये हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है दोस्तों। तो ये 1 2 3 4 बिल्कुल ही अरेंज है। ऑप्शन देखिए, सी सही है, 24 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। घटना और बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लीजिए। जन्म से संबंधित क्या प्रतीक है? कमल एवं सांड, तो ये अरेंज है। गृह त्याग, घोड़ा, ये भी सही है। पीपल बोधि, जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और निर्वाण पद चिन्ह, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बहुत ज़्यादा सही हो रहा है, इसका मतलब तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न संख्या देखिए 26। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है शामिल नहीं है? तो बुद्ध ने बोला कि भाई पूरा जो संसार है दुखों से भरा हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला दुख समुदाय, ठीक है, दुख का कारण ही इच्छा है, जब इच्छा करेंगे तो दुख होगा। इसके बाद दुख निरोध, यानी इसका इलाज है मुक्ति पाने के लिए जो है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिए, तो दुख निरोध भी इसमें शामिल है। तीसरा पॉइंट है ये। दुख जो है प्रतिछाया, दुख जो प्रतिछाया है ये जो है शामिल नहीं है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। इसके जगह क्या शामिल है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या, ठीक है, तो डी शामिल नहीं है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, कैसे जो इन चीज़ों से बच सकते हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक जो है समाधि जो है। तो यहाँ आंसर हमारा सही हो जाएगा डी। आंसर डी सही है, ये शामिल नहीं है दुख प्रतिछाया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण या स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। सेकंड पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट है लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आंसर सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 28। मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया, बिल्कुल सही है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का जो है निर्माण कराया। दोस्तों ये पॉइंट भी सही है।
तीसरा पॉइंट है, राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है? तंजौर में। तो ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? केवल पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, यानी ऑप्शन डी होगा, जिसमें सभी दिया होगा, उपयुक्त सभी। 1 मिनट, यस, ऑप्शन डी टिक कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए अभी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, एक तरफ प्रमुख समुदाय है और उनके जो है आचार्य हैं। ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय, इसके आचार्य बताइए वैष्णव संप्रदाय के। तो इसके हैं दोस्तों रामानुज। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय, इसके आचार्य कौन हो जाएंगे? रामानुज। ए का 1। ब्रह्म संप्रदाय, इसके हैं आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय, इसके आचार्य हैं निम्बार्क। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4 सी सही है। प्रश्न संख्या 30। महाकाव्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। ठीक है, तो महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। जी हाँ, पहला पॉइंट सही हो गया। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में 5 जो है गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है। यस, ये भी सही है। वो कौन कौन से हैं? अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज। इन 5 का जो है एक संघ था जिसके अध्यक्ष जो है कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन जो है का अधिकार प्राप्त था। तीसरा पॉइंट, इन 5 का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन यानी स्वाधिकार प्राप्त था। तो ये पॉइंट भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ, इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। पहला, राजतंत्र। इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। पहला पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। गणतंत्र जो है, तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। 31 का सी जो है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32। उदयन के उत्तराधिकारियों द्वारा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदयन के उत्तराधिकारियों तथा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉइंट सही है। बौद्ध ग्रंथ में उदयन के 3 पुत्र, वो कौन कौन है देखिए। पहला अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक, तीसरा नागदशक। ठीक है, पितृहंता क्योंकि ये अपने पिता की हत्या करके ही बारी बारी से शासन किए, इसलिए इन्हें जो है पितृहंता कहा गया। अंतिम जो इसमें शासक है नागदशक, ये जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराण में उसे दर्शक कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे।
तीसरा पॉइंट देखिए, जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य यानी जो प्रधानमंत्री था उसी को राजा बना दिया और मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं जिसमें तीनों पॉइंट हो या सभी हो, उपयुक्त सभी। तो ये रहा आंसर डी सही है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं अभी। प्रश्न संख्या 33, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ये हैं दोस्तों ऋषभ देव। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव जो है। दोस्तों जैन धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म काफ़ी जो है डिटेल में हमने पढ़ाया है, तो आप जो है वीडियो जो है ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। चलिए अब जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है इसके संस्थापक थे। इसमें जो है टोटल जैन धर्म में 24 जो है तीर्थंकर जो है हुए और सभी जीवों की रक्षा करना जैन धर्म का जो है मूल मंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। बिल्कुल सही है। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापदम नंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। ये पॉइंट भी सही है। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में जो है चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था, विस्तृत था। ठीक है, ये पॉइंट भी सही है, यानी कि तीनों ही पॉइंट सही है। आंसर देखते हैं, उपयुक्त सभी, यानी आंसर डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 देखिए, सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर ने उन्हें पराजित कर यानी विजय प्राप्त किया। इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना भी किया, क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे, राजा जो है आपस में लड़ते भिड़ते थे, तो उन सभी को जीत करके वहाँ पे क्या किया, एक छत्र जो है राज्य स्थापित किया, राजनीतिक एकता की स्थापना किया। तो ये जो पहला पॉइंट है बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, उसने इस संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया। ठीक है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। प्रथम प्रांत जो था सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में बनाया। द्वितीय प्रांत जो है सिंधु और झेलम के बीच। तृतीय प्रांत जो है झेलम नदी के पूर्वी भाग तक सम्मिलित था। जो चौथा प्रांत था सिंधु नदी के निचले भाग में उसने स्थापित किया। तीसरा पॉइंट है, उसने सिंधु नदी के निचले भाग में एक राज्य स्थापित किया, उसका क्षत्रप पिथोन को बनाया। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन किया। तो तीसरा पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो आंसर डी हो जाएगा दोस्तों इसमें, उपयुक्त सभी, यानी सारे जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। अब प्रश्न संख्या जो है 36 देख लीजिए एक बार। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो है बनी हुई है? बताइए। ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महापदम नंद और ऑप्शन डी जो है सिकंदर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो है अगर नहीं पढ़े हैं तो गलती होने के 100% चांस है। लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर महापदम नंद मार देंगे। क्यों? क्योंकि सिक्के पर देवी लक्ष्मी, वो सोचेंगे नहीं कि हाँ मुस्लिम शासक भी कर सकता है, क्यों किया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। रीजन क्या है, 1191 में पहली बार जो है लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी बुरी तरह परास्त हुआ, लेकिन वो क्षमा याचना करके, और भारतीय जो शासक थे वो दया के सागर ही हैं, वो जो है
अपने जो है दुश्मनों को भी अगर शरण में आ जाए तो माफ़ कर देते हैं। उन्होंने माफ़ कर दिया, 1 साल फिर तैयारी किया और 1192 में वापस जो है आ गया, भैया आ जाओ अब, और पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह पराजित किया। लेकिन जो मुद्रा चल रही थी पृथ्वीराज चौहान के जो साम्राज्य में जो मुद्रा चल रही थी, उस मुद्रा को वैसे ही चलने दिया और उन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति पाई जाती है। ठीक है, तो पहले से ही जो है जो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में सिक्का चलता था उसी को चलने दिया वैसे ही। ठीक है, इस वजह से जो है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। वहीं बात करें अकबर, अगर अकबर ने जो है जो सिक्के चलाए उसमें सीताराम की आकृति पाई जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये हिंदू धर्म से प्रभावित था अकबर। ठीक है, तो यहाँ आंसर हमारा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन जो है ए सही है, तक्षशिला जो है। तक्षशिला अभी कहाँ पे है बताइए? भारत में है, पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद ये भाग उधर है। अगला प्रश्न, लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल बताइए, गोदीवाड़ा, ये जो है गुजरात में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़कर नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट, विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है। ठीक है, विश्व के सभी भागों में 6वीं शताब्दी में जो है काफ़ी धार्मिक उथल पुथल हुआ। उस समय वैदिक धर्म भी बहुत जटिल हो चुका था और इसी के सुधार के लिए जो है 6वीं शताब्दी में जो है धार्मिक उथल पुथल शुरू हो गया। चलिए देखते हैं। और उसी समय 6वीं शताब्दी में जो है महान धर्म जैन और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके दौरान वैदिक धर्म में इस दौरान जो है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, काफ़ी कर्मकांड शामिल हो चुके थे। तो ये पॉइंट भी सही है बिल्कुल। अब देखते हैं। पहला ऑप्शन दोनों ए और बी गलत है। नहीं भैया, दोनों सही हैं। दोनों ए एंड बी सही हैं। बिल्कुल, दोनों ए और बी सही है। तो यही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित स्थानों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो ये जो है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम, मामल्लपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, मामल्लपुरम जो है मद्रास से जो है 48 किलोमीटर दूर, कहाँ? मद्रास से जो है 48 किलोमीटर दूर दक्षिणी समुद्र तट पर यह स्थित है। इसे अब महाबलीपुरम कहा जाता है। इस नगर को जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, कौन जो है? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने 620 से समयकाल 620 से 688 ईस्वी में जो है स्थापित किया था। यह नगर पल्लव शासकों के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र एवं सांस्कृतिक स्थल था। यहीं पर गंगा अवतरण का दृश्य भी चित्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 43 देखिए, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? बात बिल्कुल सही है। अगर युद्ध शुरू होने वाला है तो सबसे पहले ये मानव मस्तिष्क में जो है, हाँ ये लड़ाई करनी है, ऐसे करना है, सब प्लानिंग होने लगती है। तो युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ये है दोस्तों अथर्ववेद में। इसमें है अथर्ववेद में। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो टालमी फिलाडेल्फस का जो दूत था वो था
डायोनेसियस, ऑप्शन जो है ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 45 जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही क्रम क्या था? तो जनपद स्तर पर सबसे पहले देखिए प्रादेशिक, यानी समझ लीजिए आज के हिसाब से मान लीजिए डीएम हो गए। इसके बाद जो है राजुक, राजू कौन होते थे? ये जो है बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी जो है। और तीसरा जो है युक्त, ये क्या करते थे? राजस्व वसूल करते थे, राजस्व वसूली, ठीक है। तो प्रादेशिक के जो है ये सबऑर्डिनेट थे। प्रादेशिक को जो है जिले में जो है शासन चलाने के लिए ये दोनों लोग राजुक और युक्त क्या करते थे? मदद करते थे, और इनके नीचे और भी छोटे छोटे कर्मचारी रहते थे। तो आंसर हो जाएगा डी सही है, प्रादेशिक, इसके बाद राजुक, उससे छोटा युक्त, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखना था तो सबसे पहले बड़ा हो जाएगा प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्त, क्योंकि राजुक से भी छोटा अधिकारी ये युक्त होता था। चलिए तो आंसर हमारा हो जाएगा डी सही है, आंसर डी। प्रश्न संख्या 46, कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा कहाँ पे है बताइए पहले? कालीबंगा जो है राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, बिल्कुल सही है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। नीचे दिया है कि तीसरा पॉइंट है यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, युगल समाधान एक साथ 200। उपयुक्त कथनों में कितने कथन सत्य हैं? भाई सारे ही सत्य हैं, 1 2 3 तीनों। यहाँ देखिए नीचे लिख दिया है उपयुक्त चारों लिख दिया है। 4 पॉइंट कहाँ पे है बताइए? यहाँ पे उपयुक्त तीनों होना चाहिए, उपयुक्त तीनों सही है, ये चारों की जगह काट दीजिए, उपयुक्त तीनों जो है सही है कथन। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो है 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ प्राचीन शब्द है और संबंध है, ठीक है। सभा एवं समिति, सभा एवं समिति क्या था? एक राजनैतिक संस्था, जी हाँ। नीवी, नीवी जो है आर्यों का एक वस्त्र था, नीवी जो है एक आर्यों का वस्त्र था। निष्क, निष्क जो है एक आभूषण था, ठीक है। तो ये भी सही है। और करकरी जो है एक वाद्य यंत्र, एक बाजा था। समझ गए? 1 2 3 4, आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी स्पीड में चलते हैं दोस्तों। 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 में, बाकी 75 जो है पार्ट 2 में लेके आएंगे। निम्नलिखित प्राचीन महाजनपदों से संबंधित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अवंती, पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर यह जनपद बना था। अवंती, राजधानी उज्जैन, अवंती उज्जैन। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। इस समय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। नहीं, ये गलत दिया है। वैशाली तो बिहार में है। वैशाली ठीक है, लिच्छवियों की राजधानी थी जिसकी पहचान आधुनिक बसाढ़ नामक स्थान से की जाती है। इस समय यह कहाँ पे है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है, वो यूपी में नहीं है, ठीक है। इसलिए गलत हो गया, पहला सही बी गलत। तो यही पूछा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। सुरसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था, इसकी राजधानी मथुरा, ये बिल्कुल सही है। तो हमें ये पता करना था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो है 49, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल को साहित्य, विज्ञान तथा कला की प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है। पहला पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ, आर्यभट्ट जो है
जिन्होंने शून्य की खोज किया, प्रसिद्ध गणितज्ञ और वराहमिहिर ज्योतिषाचार्य हुए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, शक्तिशाली राजा, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, या डी जो है स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। तो सबसे बड़ी जो विशेषता थी चोल प्रशासन की वो थी स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। ठीक है, आंसर जो है डी सही है। जो प्रशासन था ग्राम प्रशासन स्वायत्त शासी था। वहाँ जो है वहाँ के लोगों के द्वारा जो है शासन किया जाता था। ठीक है, तो अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिला है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं पूर्व, दूसरा सभा, तीसरा नगरम। अब एक एक डिटेल में देख लेते हैं। उर क्या है? इसमें जो है आम जनता, समझ रहे हैं ना, आम जनता की ये सभा थी। जबकि जो सभा था ये जो है अग्रहार सभा जो है किसकी संस्था थी? अग्रहार ब्राह्मणों की, अग्रहार ब्राह्मणों की। ठीक है, और नगरम जो है ये व्यापारियों की समिति थी जो व्यापार करते थे। ये व्यापारियों की समिति थी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। विशेषता क्या थी चोल प्रशासन की? विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 51। सूची 1 को 2 से जो है मिलाना है। दिए गए कुट से आपको सही उत्तर चुनना है। मौर्य प्रशासन और अधिकारी जो है। अंतर्वैदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, अंतःपुर मतलब महल के भीतरी जो भाग होता है, तो अंतर्वैदिक जो है अंतःपुर का अध्यक्ष था। ये बिल्कुल अरेंज है। समाहर्ता टैक्स कलेक्टर, आय का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, ये भी सही है। और पौर जो है नगर का कोतवाल होता था। इसके अलावे और भी बहुत है, एक दो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। दौवारिक, दौवारिक जो है राजकीय जो है द्वार रक्षक होता था। ये राजकीय द्वार रक्षक। इसके अलावे जो है अंतपाल, ये कौन होता था? अंतपाल जो है सीमावर्ती, अंतपाल जहाँ पे जो है सीमा अंत हो रही है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक है, चलिए 52 देखिए। मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ है। जी हाँ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। बिल्कुल सही है। उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए। तो पुष्यमित्र ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था। तीनों ही पॉइंट सही है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 और 2 नहीं, ऑप्शन बी दिया है 2 और 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी देखते हैं उपयुक्त सभी। तो सारे ही पॉइंट सही था। आंसर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? देखिए, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार और लोथल। बताइए। तो ज़्यादातर लोग जो है क्या करेंगे? स्नानागार बहुत सुने हैं, इसी को टिक कर देंगे तो हो जाएगा गलत। ठीक है, हो जाएगा गलत। मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड सुनेंगे, टिक कर देंगे, हो जाएगा गलत। सही क्या है? इसमें सही है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, जहाँ पे वो अनाज को इकट्ठा करते थे, प्रिजर्व करते थे, वो जो है बड़ा था। तो ऑप्शन यहाँ पे 53 का हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, ये कैसा था? देखिए,
ये जो है 45.71 मीटर लंबा, ठीक है। और चौड़ाई कितनी थी इसकी? 15.33 मीटर जो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 देख लीजिए। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण। तो ये है ऐत्रेय ब्राह्मण सही है दोस्तों, सी सही है। प्रश्न संख्या 55, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो ये जो है सामवेद से है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। प्रश्न संख्या 56, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? भौतिकवादी मतलब आराम से जियो खाओ, जो भी है प्रेजेंट में उसको जी लो। भौतिकवादी माने सुखी पूर्ण जीवन बिताने वाला, भौतिक। तो कौन था बताइए इसमें? ऑप्शन ने दिया है अजीत केस कम्बलीन जो है, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट। उसने क्या बोला? अजीत केस कम्बलीन ने कि मृत्यु के बाद सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, यानी कि जब तक जीवन है तब तक क्या कीजिए? एंजॉय कीजिए। तो ये बिल्कुल सही है, इसी ने बोला था, अजीत केस कम्बलीन जी ने बोला था, ठीक है। नितांत भौतिकवादी था तो अजीत केस कम्बलीन, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़िए। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है होमो इरेक्ट्स और पिथेकैंथ्रोपस नामों से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 58, 58, ये इसमें देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ गंगा घाटी स्थल है और गणराज्य है। तो कपिल वस्तु जो है शाक्य, वैशाली, लिच्छवी, कुशिनारा, मल्ल, मिथिला, विदेह, बिल्कुल अरेंज है ये। ऑप्शन देखिए जिसमें जो है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो। तो सी है 1 2 3 4, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 59 देखिए। प्रश्न संख्या जो है 59, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है, जी हाँ। तीसरा पॉइंट, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। आंसर सी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। तीनों ही पॉइंट क्या है? बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 61, 61, प्राचीन भारतीय करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, करेक्ट है सेंटेंस। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। ये भी सही है। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य जो है उपकर से है। तो तीनों ही पॉइंट सही हैं। आंसर हो जाएगा डी।
62 अशोक के राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भू राजस्व की जो राशि है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, बिल्कुल सही है। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर डी हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देख लीजिए आप। अशोक के सारनाथ स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, पहला पॉइंट। इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। जी हाँ, मौर्ययुगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित है, तो ये पॉइंट भी सही है। ऑप्शन देखिए, ए दिया है 1 और 2 गलत, बी 2 और 3 गलत, सी जो है उपयुक्त सभी, यही सही होगा। प्रश्न संख्या 64 देखिए। प्राचीन शतरंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो पॉइंट सही है। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है, शतरंज जो है, सही है। गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ, तीनों ही पॉइंट सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी यस, तीनों पॉइंट सही है, तो उपयुक्त सभी। 65 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पाणिनि अष्टाध्यायी, बिल्कुल सही है। विशाखा दत्त मुद्राक्षस, कालिदास ने क्या लिखा है? अभिज्ञान, शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम भी बुक लिखा है। बाणभट्ट ने कादम्बरी और एक और बुक लिखा है हर्षचरित्र। ठीक है, तो ये सभी अरेंज है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 देखिए, सी 65 65 का सी हो गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राज तरंगिणी पढ़े होंगे ये सब। विशाखा दत्त का मुद्राक्षस और कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। बाणभट्ट का प्रसिद्ध बुक है हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 66। कालिदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य को पहचानिए। वह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। बी दिया है, वह चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से एक थे। वह चंद्रगुप्त प्रथम के 9 रत्नों में से एक थे, क्या ये सही है पॉइंट? नहीं, ये जो है कालिदास जो है विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास जो है चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो बी जो पॉइंट है ये गलत है, असत्य यही है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने उनको अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था, ये भी सही है। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में मेघदूतम और ऋतु संहार, ये भी सही है। तो ये सारे पॉइंट सही है। आपको ये पता करना था असत्य गलत कौन है, तो ये वो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 67 देखिए। मीमांसा दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है, बिल्कुल सही है। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, ये भी सही है। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। तीनों पॉइंट से ये देखिए, तीनों किस में है? ऑप्शन ए में है क्या? नहीं, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। चलिए अब डी देखते हैं, तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारे ही पॉइंट सही हैं।
प्रश्न संख्या 68। प्राचीन संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचनाएं की गई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। संगम साहित्य जो है दक्षिणी भारत से संबंधित है। ये इनमें चोल, चेर एवं पांड्य और कदम राजवंश का उल्लेख है। इसमें चोल, चेर, पांड्य ये तीनों सही है। कदम राजवंश का उल्लेख जो है ये जो है गलत दिया है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पूर्वम कहा गया, ये भी सही है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो केवल 1 और 3 सत्य हैं। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल वंश के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। चोल राज मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था। ये बिल्कुल सही है। यह पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित था। जो चोल वंश है यह पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित था, ये गलत दिया है। यह पांड्य राज्य के जो है पूर्वोत्तर था। दक्षिण की जगह क्या रहता तो सही हो जाता पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर, ठीक है, तो हो गया बी जो है गलत। करी काल ने उरैयर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया, ये भी सही है। तो हमें यही पता करना है कि चोल वंश के संबंध में कौन सा जो है असत्य कथन है। तो आंसर बी, आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, नहीं। राजेंद्र द्वितीय, ये भी सही नहीं है। विजयालय, यस, ये विजयालय ने जो है चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। आंसर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 में पुरातत्व विभाग द्वारा आम सहमति से 78 ईस्वी को जो है स्वीकार किया गया। जी हाँ। आगे दिया है 79 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है, ये गलत है। 79 नहीं, 78, ये सही है। 78 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। जो कनिष्क की जो है प्रथम राजधानी पेशावर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी, ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करना है आपको। तो पहला पॉइंट सही था, तीसरा सही है, दूसरा तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 79 दिया है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। ऑप्शन देखिए बी सही है। ऑप्शन बी टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। लंका यानी वर्तमान श्रीलंका, बिल्कुल सही है। जो मेघवर्मन है समुद्रगुप्त का जो है समकालीन था। आगे देखिए, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा, ये पॉइंट भी सही है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए। बौद्ध भिक्षुओं के जो है रुकने के लिए, ठहरने के लिए जो है वो एक अनुमति लिया, ये भी बिल्कुल सही है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए, तो ये पॉइंट भी सही है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन के बौद्ध विहार के निर्माण संबंधित अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार नहीं किया भाई, स्वीकार किया, इसलिए जो है डी गलत है। यही पूछा है कि समुद्रगुप्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा डी।
उन्होंने अस्वीकार नहीं बल्कि क्या किया, स्वीकार किया था। तो आंसर डी टिक कीजिए। 73। निम्नलिखित में से कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार द्वितीय अशोक कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में जो है विभाजित हुआ, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सी देखिए, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, तो सी पॉइंट भी सही है। आगे देखिए, कनिष्क के राजवैद्य अश्वघोष ने चरक संहिता की रचना की, नहीं, कनिष्क के राजवैद्य अश्वघोष ने तो बुद्ध चरित्र लिखा था, कनिष्क के जो राजवैद्य थे वो थे चरक। एक मिनट, कनिष्क के जो राजवैद्य थे चरक, उन्होंने ही चरक संहिता की रचना किया। तो ये डी गलत है और यही पता करना है कि कौन सा कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी। डी में होना चाहिए था आपका अश्वघोष के जगह पे चरक, तब ये सही होता है, तो यही असत्य है। प्रश्न संख्या 74। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है आपको। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ जो है संस्थापक है। गाढ़वाल वंश देखिए, गाढ़वाल वंश की स्थापना किसने किया? तो ये जो है चंद्रदेव ने किया था। जेजाक भुक्ति जो राजवंश है इसकी स्थापना नन्नुक ने किया, ये भी सही है। द्वार समुद्र यानी होयसल वंश राजवंश, इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने। वरंगल काकतिया वंश जो है इसकी संस्थापक वेद प्रथम। तो 1 2 3 4 ऑप्शन जो है एक सही हो, ए सही हो गया। अभी देखिए प्रश्न संख्या 75 जो है, भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। बिल्कुल बहुत ही शानदार है, आप जाइए घूमने यहाँ पे। पत्थरों के ऊपर जो है पुरा पाषाण काल से संबंधित जो है चित्र इतने सुंदर तरीके से उकेरित किए गए हैं, आप जाइए एक बार अनुभव कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। आदि मानव द्वारा बनाए गए विभिन्न चित्र हैं, जैसे शिकार के चित्र हो गए, ठीक है, उनके द्वारा जो हथियार यूज करते थे। तीसरा है, ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम जो है चिन्ह है। तीनों ही पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत जल्द मिलेंगे हम इसका जो है नेक्स्ट 76 से लेकर के जो है 150 क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।